नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लंपेट स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित सफलता बैच की शुरुआत आप सभी के लिए की गई है, जिसमें जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण से संबंधित आज परिभाषा तथ्यों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए या फिर जो है आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर प्रश्नों का ले लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस क्लास की आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। जी हाँ, पूरी क्लास आपकी टॉपिक वाइज जो है इस आपके सिलेबस के आधार पर कराई जाएगी, और आप लोग यदि चैनल पर बने रहेंगे तो आपकी पूरी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। आज की क्लास में जो है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से जनसंख्या से संबंधित जन्म दर और मृत्यु दर समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आप लोग समझ पाएंगे कि जन्म दर क्या होता है। सारी चीजों का ऐसे ही कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद अभी एमसीक्यूज आप लोग करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि किसी देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जो है वो जन्म दर कहलाती है। मतलब कहने का ये है कि यदि मान लीजिए किसी क्षेत्र या फिर किसी देश में देखा जाता है कि वहाँ की जो जनसंख्या है मान लीजिए कितनी है 1000, और 1000 की जो जनसंख्या प्राप्त की गई है इसमें पुरुष, महिलाएं और जो है बच्चे भी शामिल हैं। इस पूरी जनसंख्या में यदि मान लीजिए 1000 में से आप लोग देख पाएंगे कि मान लीजिए कि 100 इसमें क्या है, बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें यदि आप देखा जाएगा जन्म दर कितनी होगी, 100 होगी। मतलब आपको ये समझना है कि 1000 जो जनसंख्या है उसमें कितने बच्चे हैं, 1000 में जितने बच्चे होंगे वो आपका क्या होगा, जन्म दर। यही चीजें आपको समझना है। सेम आप देख पाएंगे कि मृत्यु दर, किसी क्षेत्र, देश या क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। जैसे आप लोग समझ पाएंगे कहीं पर जो है आपकी जो जनसंख्या है किसी क्षेत्र या फिर देश में 1000 है, और 1000 की जो जनसंख्या थी उसमें से मान लीजिए जो है 50 आदमी जो है उनकी मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर 1000 पर 50 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर जो मृत्यु दर होगी वो कितना होगी, 50। आशा करते हैं कि दो चीजें आप लोग जो है समझ पाए होंगे कि मृत्यु दर और जन्म दर क्या होती है, और इसी से संबंधित प्रश्न अभी आप लोगों को आगे दिखेंगे। उसके बाद आप लोग देख पाएंगे कि जनसंख्या नीतियां, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो जनसंख्या नीतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें जो है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के लिए ही अपनाई गई थी और लाई गई थी। 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, इसको आप लोग पूरा समझना, प्लस लास्ट में जब अभी प्रश्न कराया जाएगा तो प्रश्नों का आप लोग जवाब भी आसानी से दे पाएंगे। 16 अप्रैल 1976 को भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। इसकी घोषणा कब की गई, 16 अप्रैल 1976, ये सन आप लोग लिख लेना डेट के साथ। फिर उसके बाद आप लोग देख पाएंगे कि इसके अंतर्गत क्रांतिकारी लक्ष्य रखे गए और इसके लिए कई उपाय किए गए, जैसे विवाह की जो न्यूनतम आय है लड़कियों की 18 वर्ष और जो है लड़कों की 21 वर्ष की गई। यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, किस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत जो है लड़कियों की आयु 18 वर्ष शादी के लिए और जो है लड़कों की 21 वर्ष की गई। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो किस जनसंख्या नीति के, 16 अप्रैल 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत ये परिवर्तन किया गया। और इस जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी इसके उद्देश्य में था कि स्त्री साक्षरता को बढ़ाने का प्रयास किया गया तथा नसबंदी हेतु नगद प्रोत्साहन, जबरन नसबंदी का अभियान चलाया। तो जनसाधारण में इस नीति के प्रति व्यापक असंतोष फैला। यही कारण है कि 1977 के आम चुनाव में इसे जो है वापस कर दिया गया। अब आप लोग समझ पाएंगे कि 1976 में इसको लागू किया गया। इसमें जो है मेन परिवर्तन किया गया, ये आपका मेन परिवर्तन हो गया। और क्या बढ़ावा दिया गया, स्त्री की जो साक्षरता है, पढ़ाई लिखाई है, उसको बढ़ावा दिया गया। और इसे फिर 1977 के आम चुनाव के बाद जनसंख्या नीति को बदल कर जो है नई जनसंख्या नीति लाई गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके डेट और उद्देश्य से बनेंगे, जबकि यहाँ से आप लोग जो है थोड़ा जानकारी देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से देखे रहेंगे, प्रश्न बनेंगे उसको भी आप लोग आसानी से कर पाएंगे। इस नीति में जबरन नसबंदी को पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया और पुनः स्वैच्छिक परिवार नियोजन प्रणाली को प्रोत्साहन दिया गया था। कब, जब 1977 में इसे बदला गया था, उसके बाद इस पर जो है पूर्ण रूप से स्वैच्छिक परिवार की नियोजन प्रणाली को अपनाया गया था। इस कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम नाम दिया गया, लेकिन परिवार कल्याण कार्यक्रम भी कुछ उपलब्धियों के बावजूद जनसंख्या की वृद्धि दर पर अंकुश लगाने में असमर्थ रहा।
मतलब कहने का यह है कि इसके स्थान पर जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है शुरुआत की गई, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पर भी जो है जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई जा सकी इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसका जो मूल कारण रहा यह है कि सरकारी नीति देशवासियों को परिवार नियोजन कार्यक्रम की ओर खींचने में बहुत असफल रही है। मीन्स सफल नहीं रही है, मीन्स असफल है ये। यह बात ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ विशेष रूप से लागू होती है। अब आप लोग देख पाएंगे कि 1976 में जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो लाई गई थी, उसके बाद 1977 में इसको बदल करके जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है इसका नाम रखा गया और इसी के अंतर्गत जो है सारी नीतियों का जो है आगे बढ़ाया गया। लेकिन फिर भी आप लोग देख पाएंगे कि जनसंख्या की जो वृद्धि थी उस पर रोक नहीं लगाया जा सका और अंत में जो है ये असफल नीति हुई। 1976 की जनसंख्या नीति से संबंधित यहाँ पर उद्देश्यों को दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग देख पाएंगे कि साल 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वो कौन सी है, तो 1976 की जो जनसंख्या नीति है ये आपकी पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है। बाद में 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन भी किए गए। इस जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना और महिला शिक्षा पर विशेष जोर देने का लक्ष्य इसमें रखा गया। तो ये सभी आपके उद्देश्य हैं जो 1981 में जो है रखे गए थे। फिर उसके बाद आगे आप लोग देख पाएंगे कि जनसंख्या नीति सन 2000 के उद्देश्य, और ये 2000 की जो नीति थी जनसंख्या नीति ये भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? सरकार ने 15 फरवरी सन 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की। इस नीति में जनसंख्या के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए 3 उद्देश्य निश्चित किए गए। अब तीनों उद्देश्य आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तात्कालिक उद्देश्य इसमें एक रखा गया था जिसका आप लोग देख पाएंगे कि इस उद्देश्य में पर्याप्त मात्रा में गर्भ निरोधक उपायों का विस्तार करने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का जो है विकास किया गया। अब आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनसंख्या नीति जो सन 2000 रखी गई थी इसमें जो है गर्भ निरोधक उपायों को किस उद्देश्य के तहत रखा गया था? तात्कालिक उद्देश्य के तहत। दूसरा आप लोग देख पाएंगे कि मध्यकालीन उद्देश्य, इसमें है कुल प्रजनन दर को सन 2010 तक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना। देख पाएंगे कि सन 2010 तक 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर तक जो है प्रजनन दर को लाने का उद्देश्य किसके तहत रखा गया था? ये रखा गया था मध्यकालीन उद्देश्य के तहत। फिर उसके बाद आप लोग देख पाएंगे कि तीसरा जो है दीर्घकालीन उद्देश्य में क्या रखा गया था? सन 2045 तक जनसंख्या ऐसे स्तर पर स्थित करना जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विस्तार तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अनुकूल हो। मीन्स कहने का यह है कि जो हमारा आर्थिक विकास है, वृद्धि है, उसके आधार पर जनसंख्या को नियंत्रण करने का जो उद्देश्य था वो दीर्घकालीन उद्देश्य तक रखा गया था और इसका जो लक्ष्य था ये कब तक था? 2045 तक, और अब इसे बढ़ाकर जो है 2070 कर दिया गया है। आशा करते हैं कि आप लोग जनसंख्या नीति सन 2000 और जनसंख्या नीति 1976 जो है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर आप लोग इसका उद्देश्य और प्लस जो है इसमें क्या विशेष उद्देश्यों के साथ क्या परिवर्तन किए गए थे और जन्म दर और मृत्यु दर आप लोग समझ पाए होंगे। महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हम लोग करेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब तक कि अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करें हैं तो लाइक जरूर कर देना, प्लस चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसके बाद जो भी अपडेट दिया जाएगा, जो भी क्लासें ली जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आप सभी के लिए पहुंचेगा। पहला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण का उपाय निम्न में से है। ये प्रश्न हम जो है आपका क्लास फर्स्ट में करा चुके हैं, लेकिन जब यहाँ पर थ्योरी कराया गया तो यहाँ से आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग आसानी से प्रश्नों का जवाब देंगे, प्लस जो है आपका तैयार भी हो जाएगा। तो शिक्षा का प्रसार करना, परिवार नियोजन या फिर संतानों उत्पत्ति की सीमा निर्धारण करना या फिर उपयुक्त सभी। तो आप लोग देख पाएंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण होता है ये जो है सभी तरीके से किया जाता है जो उपयुक्त दिए गए हैं। इस प्रश्न को आप लोग जरूर नोट डाउन कर लेना कि भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो जो व्यापक परिवार नियोजन है इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1952 में हुई थी। सेकंड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। अब देखिए सन 2000 की जो जनसंख्या नीति अभी आपको पढ़ाई गई थी उसी में से ये संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सन 2000 की जनसंख्या नीति का तत्काल उद्देश्य है? ऑप्शन ए
गर्भ निरोधक की जरूरतों को पूरा करें, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करें, स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरतों को पूरा करें, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है उपयुक्त सभी। सभी उद्देश्य जो है आपकी जनसंख्या नीति 2000 में रखी गई। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था? इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि देखिए ये सवाल हम कई बार करा चुके हैं, प्लस ये सवाल सिंपल भी है और जनसंख्या से संबंधित है। तो इसका जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर दीजिएगा। जनसांख्यिकी के जो जनक हैं वो कौन है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए कि जनसांख्यिकी जो है उसके जनक कौन है? जॉन ग्राउंट जो है जनसांख्यिकी के जनक हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नोट डाउन करना, प्लस आप लोग प्रयास करना कि कमेंट में आप लोग ये चीजें लिखकर जो है जवाब देने का प्रयास करें, जिससे कि आप लोगों का और अच्छी तरीके से तैयार हो। जनसंख्या नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई थी? अब आप लोग देख सकते हैं पहली बार 1976, फिर इसको संशोधन करके जो है 1981 में इसको रखा गया, 1981। फिर नई जो जनसंख्या नीति आई वो कब आई? सन 2000 में। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। भी आपसे पूछता है कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई, तो वो अपनाई गई सन 2000 में। राष्ट्रीय जनसंख्या विस्फोट डाटा के लिए कितने वर्ष में एक बार जनसंख्या की गणना की जाती है? इसका भी जवाब आप सभी को कमेंट में देना है, क्योंकि ये जो है प्रश्न हम क्लास जब 2 इसका कराया गया था तो हम उसमें करा दिए थे कि जो जनसंख्या की जनगणना है आपकी वो कितने दिनों में कराई जाती है। 5 वर्षों में जनगणना होती है, 10 वर्षों में, या फिर 15, या फिर प्रतिवर्ष। इसका राइट आंसर जवाब देने का प्रयास आप लोग जरूर कीजिएगा। बाकी आपका कमेंट में जो भी जवाब आएगा उसका जो है रिप्लाई किया जाएगा। गलत होगा तो भी रिप्लाई किया जाएगा, सही होगा तब भी आपका जो है रिप्लाई किया जाएगा। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दें। ये प्रश्न भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का जो अनुपात है वो पुरुष और स्त्री का अनुपात कितना है? 1933 का अनुपात है, या फिर 1000 पर जो है 935 महिलाएं, या फिर 1000 पर 941 महिलाएं, या फिर 1000 पर 43 महिलाएं? तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात है वो कितना है? 943 और 1000। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घ अवधि लक्ष्य रखा गया था? अभी हमने आपको तीनों लक्ष्य बताए थे, तत्कालीन जो लक्ष्य थे, प्लस मध्यकालीन और दीर्घकालीन के लिए जो रखे गए थे लक्ष्य सन 2000 की जनसंख्या नीति के अंतर्गत, तीनों को हमने बताया था। तो जो दीर्घकालीन अवधि के लिए इसमें लक्ष्य रखा गया था वो क्या था? 2025, या फिर 2035, या फिर 2045, या फिर 2055? आप लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीजें अभी आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है 2045। और ये एक योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उत्तराखंड में, या फिर हरियाणा में? तो जो देवी रूपक योजना है ये जो है हरियाणा में चलाई जा रही है, जो कि आपका किससे संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए। मीन्स कहने की ये है कि जनसंख्या नियंत्रण से ही जो है ये संबंधित प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए जो देवी रूपक योजना है ये हरियाणा में चलाई गई है। और जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो सभी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवंबर में आपकी परीक्षा होगी, जो कि ये चीजें संभावित हैं, और आपको तब तक पूरा सिलेबस जो है टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेना है। कमेंट में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा कि हाँ सारे प्रश्न कैसे आपको लग रहे हैं, प्लस तैयारी आपकी कैसी है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? 25.87, या फिर 26.87, या फिर 27.87, या फिर 28.87? इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि पूरे 100% में से कितने परसेंट अब ऐसे लोग हैं, जनसंख्या जो है हमारी है पूरे 100 में से जो लोग शहर में निवास करते हैं, तो उनका जो है वो कितना है? 27.78। राइट आंसर सी है। आप लोग जो है जरूर देखिएगा इस प्रश्न। सन 2011 की जनगणना के अनुसार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? मतलब प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति पर कितने वर्ग किलोमीटर जो है घनत्व रखा गया है जनसंख्या पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व जो है वो प्रति व्यक्ति यदि देखा जाएगा 1102 आएगा। कब? जब कहा जाएगा वर्ग
मीटर में। तो ये प्रश्न आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना। जनसंख्या विस्फोट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ये आप सभी के लिए है कि पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था। ये सभी प्रश्न आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ कहा गया है कि जनसंख्या विस्फोटक से प्रश्न पूछे जाएंगे, और वृद्धि से संबंधित भी प्रश्न और जो जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित प्रश्न, ये सभी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन आप लोग देख पाएंगे कि जन्म दर में तीव्र वृद्धि हुई थी, या फिर अवैध आप्रवास हुए थे, या फिर मृत्यु दर में तीव्र ह्रास हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देख पाएंगे कि पिछली शताब्दी में जो भारत में जनसंख्या विस्फोट वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था वो क्या था, मृत्यु दर में तीव्र ह्रास हुई थी। जी हाँ, यही राइट आपका आंसर है, ऑप्शन सी की मृत्यु दर में जो है तीव्र ह्रास हुई थी। प्रश्न को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना। भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, कि मृत्यु दर में कमी, या फिर जन्म दर में बढ़ोतरी, या फिर कम उम्र में विवाह, या फिर आर्थिक प्रगति। तो इसमें से आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि का सबसे मुख्य कारण बताना है। देखिए, जन्म दर में बढ़ोतरी, मृत्यु दर में कमी, या फिर कम उम्र में विवाह। आप लोग इतना जान जाइए कि अगर कह रहा है कि जन्म संख्या वृद्धि का मुख्य कारण पूछ रहा है, जैसे वहां पर पूछा गया कि मुख्य जो है उसमें क्या रखा गया था कि मृत्यु दर में तीव्र ह्रास हुआ था, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक वहां पर संभावित हो पाए थे। सेम वही चीजें यहाँ पर अभी हैं कि मृत्यु दर में कमी। जी हाँ, आप लोग इस सभी प्रश्नों को, जितने भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे सभी में ये चीजें नोट डाउन कर लेना कि मृत्यु दर में कमी होने का ही जो है मुख्य कारण है, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि प्रभावित हो रही है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है कितना, कुल जनसंख्या से, या फिर बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से, या फिर 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। इसमें कहा गया है कि प्रभावित साक्षरता दर, साक्षरता दर का मतलब यह है कि जो ऐसी जनसंख्या जो क्या हो कि साक्षरकार के योग्य हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 वर्ष से कम अब जो बच्चे होते हैं, जैसे 5 वर्ष से कम बच्चे अभी तक भी स्कूल में नहीं जाते हैं, तो उससे संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो साक्षरता दर जो है निर्धारित की जाती है, जो उसकी गणना की जाती है, वो क्या की जाती है, कुल जनसंख्या से नहीं, बच्चों की जनसंख्या से, बच्चे तो बिल्कुल नहीं आएंगे इसमें, वयस्कों की जनसंख्या से कोई मतलब नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा वो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या है, उससे ये चीजें, और इसी से जो है प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। ये भी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है, निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, या फिर पहले बढ़ा और फिर जो है 1991 के पश्चात घट गया। तो आपका जो जनसंख्या घनत्व है, ये देखिए जनसंख्या आपकी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, जन्म दर बढ़ता जा रहा है, और जो मृत्यु दर है उसमें जो है तीव्र ह्रास होता जा रहा है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जो आपका जो है जनसंख्या घनत्व होगा वो क्या होगा, निरंतर बढ़ेगा। भारत में जो जनसंख्या घनत्व है ये निरंतर बढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना। प्लस पीडीएफ के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइए। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, जब 2011 की जनगणना की गई थी उस समय जो है भारत की जो जनसंख्या थी वो कितना थी, 102.25 करोड़, या फिर 102.87 करोड़, 105.65 करोड़, या फिर 121.05 करोड़। तो जब 2021 में जनगणना कराई गई तो उस समय जो भारत की जनसंख्या है वो कितनी थी, 121.05 करोड़। राइट आंसर है वो आपका आंसर कौन है, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। आप लोग नोट डाउन करना, प्लस कमेंट में भी ये सारे जवाब आप लोग लिखते जरूर जाना, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। और आप लोगों के लिए एक सूचना है कि देखिए, जो भी अभ्यर्थी, जो भी स्टूडेंट, जो भी जो है फार्म को फिल किए हैं और आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की, आप सभी के लिए ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको इस चैनल पर टॉपिक वाइज सारी चीजें कराई जाएंगी। जी हाँ, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा, और पूरे सिलेबस की आपकी पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी पूरे क्लास की। और लास्ट तक यदि आप लोग बने रहेंगे तो 100% आपका जो है चयन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सारी चीजें आप लोग देख पाएंगे कि जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चीजें इतनी है कि जो अभ्यर्थी, जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर पाएंगे वही लोग जो है सिलेक्शन को ले पाएंगे। मतलब जो आपका क्लास में कराया जा रहा है इसको आप लोग तैयार कीजिए, प्लस उसके बाद पीडीएफ को देखिए, और आप लोग इसको जो है पीडीएफ को हल करने का प्रयास कीजिए। और जो भी क्लासें कराई जा रही हैं वो सभी क्लास को आप लोग अटेंड जरूर कीजिए।
और टेलीग्राम की जो लिंक है वो भी जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम में जुड़िए। हमारा प्रयास यही है कि हम आपको पूरे सिलेबस की तैयारी, आपके जो सिलेबस दिया गया है उसमें टॉपिक वाइज सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करा दें, जिससे कि आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स से जो है सिलेक्शंस ले पाएँ। और जो आपका पेपर है ये पूरा चांसेज है, पूरी चीज़ें स्पष्ट है कि आपका पीईटी परीक्षा 2022 के बाद जस्ट मुख्य सेविका का ही जो है परीक्षा कराई जाएगी विभाग के द्वारा। तो परीक्षा को लेकर अभी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं होना है। नवंबर का टारगेट बनाकर चलना है कि नवंबर तक हम जो है अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लें। और बात करते हैं कि भारत में जन्म लेने वाले एक अरबीय शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब जनसंख्या वृद्धि हो रही थी तो उस समय जब भारत की जनसंख्या 100 करोड़ पहुंच गई थी, 100 करोड़ का मतलब 1 अरब जब भारत की जनसंख्या पहुंची थी, उसके बाद ये डाटा जो है सरकार के द्वारा प्लस जो है जो संस्थाएं हैं उसके द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि इसके बाद जिसका भी जन्म होगा उसका कोई नाम रखा जाएगा। और फाइनली पूछा जा रहा है कि उस शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया था। और ये प्रश्न आपसे भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको जो है जरूर से जरूर तैयार कर कि जो नाम रखा गया था वो आस्था रखा गया था। एक चीज़ ये कि जो भी आपको तैयार कराया जा रहा है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कराया जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि आपको रेलवे एसएससी के प्रश्न, बहुत लोग को देख रहे हैं कि जो आपका सिलेबस तैयार कराने के चक्कर में वो लोग कोई भी जो है सिलेबस लाकर आप लोगों को दिखा दे रहे हैं जो भी वायु से संबंधित है कि यही आपका सिलेबस है, जबकि ये चीज़ें नहीं। आप लोग एक एक प्रश्न जो हमने आपको कराया है देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा से कहीं ना कहीं सीधे सिलेबस में जो है दिया गया है। जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण से संबंधित सभी प्रश्न यहाँ पर रखे गए। तो आप लोग जो है अच्छी तैयारी के लिए इस चैनल पर जुड़े, सब्सक्राइब करें, प्लस आगे जो है वीडियो को शेयर भी करें जो लोग और तैयारी कर रहे हो, प्लस उसके बाद आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन जब आपको भेजी जाए तो वो चीज़ें आप लोग के पास पहुंच जाए। और टेलीग्राम से आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपको पूरी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी और आगे की क्लास कराई जाएंगी। लेकिन आप लोग इतना प्रश्न जो है जरूर तैयार कर लेना, प्लस कमेंट में जरूर कीजिएगा कि हाँ आपको क्लास कैसी लगी है, सारी चीज़ें जो है और जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसका जवाब आप लोग। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।